नसीराबाद में क्रांति, नसीराबाद में क्रांति, ये पढ़ाया जाएगा आपको। नसीराबाद राजस्थान के और अजमेर में है साहब। कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। देखो, जब मेरठ में क्रांति हुई थी, मेरठ की क्रांति हुई थी, और ये मेरठ की क्रांति हुई कैसे थी इसके बारे में बताता हूं मैं। देखो, मामला क्या था कि अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल भारत में हथियार के रूप में इस्तेमाल की। अंग्रेजों ने, अर्थात अंग्रेज भारत में एनफील्ड राइफल लेकर के आए, और उस एनफील्ड राइफल का क्या काम था कि उसको चलाने से पहले उस पर सील लगी होती थी। चलाने से पहले उसको दांत से तोड़ना पड़ता था। उसमें जो कारतूस भरा जाता है, उस कारतूस पर सील लगी हुई थी, और उस एनफील्ड राइफल में कारतूस भरने से पहले जब चलाते हैं ना उसको, तो कारतूस भरना पड़ता है, और कारतूस भरने से पहले उसको तोड़ा जाता है, उसकी सील को, और सील को तोड़ा जाता था दांत से। और वो जो सील होती थी वो थी गाय और सूअर की चर्बी की। तो भारतीय जो सिपाही थे, मैंने आपको उस दिन बताया था कि ऊंचे ऊंचे पदों पर, सेना में ऊंचे ऊंचे पदों पर अधिकारी वर्ग था जो तो अंग्रेजों का था, और नीचे जो पद था, नीचे तबके के जो नौकर थे, छोटे मोटे नौकर थे जो, वो थे भारतीय। तो सिपाही तो थे भारत, मतलब भारतीय, और उनके अधिकारी मेजर वगैरह, जर्नल वगैरह हैं, कर्नल वगैरह, वो थे अंग्रेज। तो उन्होंने साहब उसको चलाने का आदेश दिया, और हमारे भारतीय सिपाहियों ने उसको चलाने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि उस पर गाय और सूअर की चर्बी थी। तो देखो, हमारे भारतीय जो सिपाही थे उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो हिंदू और मुसलमान, जैसे हिंदू अपने गाय को पवित्र मानते हैं, ऐसे मुसलमान भी सूअर की चर्बी को उन्होंने दांत से तोड़ने से मना कर दिया। तो क्या हुआ, विद्रोह हो गया था। और मेरठ में, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरठ, वहां एक छावनी थी, उस छावनी में विद्रोह कर दिया। एक मंगल पांडे था, मंगल पांडे, भारतीय सिपाही, उसने सबसे पहले इसका विरोध किया, विद्रोह किया, और अपने जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उनको गोलियों से उड़ा दिया, और क्रांति आरंभ हो गई मेरठ से। जब मेरठ की क्रांति की सूचना हमारे राजस्थान में लगी, मैंने बताया थी ना, राजस्थान में बहुत कई रियासतें थी, रजवाड़े थे छोटे छोटे। तो यहाँ राजस्थान में जो क्रांति का सूत्रपात हुआ, जो क्रांति की शुरुआत हुई, वो नसीराबाद से हुई। और नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में। ठीक है सर। तो देखो, इसके क्या कारण थे? राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ, इसका क्या कारण था? नसीराबाद में प्रारंभ सबसे पहले क्यों हुई? उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली मुंबई लायर्स के सैनिक विद्वान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फैंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है, तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई हैं। अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। देखो, 15वीं और 30वीं जो बंगाल नेटिव इन्फैंट्री थी ना, जिसमें बहुत सारी तोपें थी, ये तोप चलाने वाली सैनिक टुकड़ी थी, तो उन्होंने सोच लिया कि जैसे एनफील्ड राइफल को हमारे भारतीय लोगों को मारने के लिए, भारतीय सेना को मारने के लिए ये अंग्रेज लेकर के आए, ऐसे इन तोपों को भी हमको ही मारने के लिए लाए हैं। तो वो लोग इनका विद्रोह करने के लिए जागृत हो गए, वो सब सोच गए, समझ गए, उनमें उनको एहसास होने लग गया कि अंग्रेज इन तोपों से भी भारतीयों को ही मारेंगे। ठीक है, और जब तोपों से भारतीयों को ही मारेंगे, तोप चलाने वाले हमारे भारत के ही लोग हैं, सिपाही हैं, तो बताओ फिर वो विद्रोह करेंगे कि नहीं करेंगे?
करेंगे नहीं, तो हुआ था विद्रोह। अगला है नंबर 2, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। देखो, इनका शस्त्रागार था। शस्त्रागार जानते हैं आप, शस्त्रों का भंडार, ठीक है सब, जहाँ गोला बारूद रहता है, जहाँ हथियार रहते हैं, उसको कहते हैं शस्त्रागार। ये अजमेर में था और उसकी जो रखवाली करती थी, इसकी जो रक्षा करती थी, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसकी देखरेख में चल रहा था। संदेह के कारण उसे वहां से नसीराबाद भेज दिया गया। अजमेर से कहां भेज दिया गया? नसीराबाद। इससे सैनिकों के मन में यह धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। जब अंग्रेजों को लगने लग गया कि भैया जब शस्त्रागार की रक्षा ये कर रहे हैं तो ये कभी भी कुछ कर सकते हैं, जैसे मेरठ में कर दिया, तो उन्होंने अजमेर से हटा करके उस टुकड़ी को और कहां भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। जब नसीराबाद उस टुकड़ी को भेजा तो फिर वो भारतीय सिपाही इस बात को समझ गए कि अब तो अंग्रेज हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, और वो अंग्रेज अधिकारियों से क्या हो गए? नाराज। नंबर 3, इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के बेस में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। और देखो क्या हुआ, हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो क्रांति का संदेश लेकर के आए थे, वो इस बात को जागृत कर रहे थे, इस बात को लेकर जनता को कि ये अंग्रेज हमको, हमारे धर्म को इस तरीका से खंडित करके हमको ईसाई बनाना चाहते हैं। भाई ये धर्म से ही तो संबंधित है, गाय और सूअर की चर्बी को आपको काटना पड़ेगा, ये हमको ईसाई बनाना चाहते हैं। ये बात उन क्रांतिकारियों ने हमारे सैनिकों को समझाई, हमारे देशवासियों को भी समझाई, आम नागरिक को भी समझाई, संदेश दिया उन्होंने। कोई तो साधु बन करके आया, जो हिंदू थे जो साधु बन करके आए, मुस्लिम थे जो फकीर बन करके आए, और साधु और फकीरों पे कोई शक करता नहीं था अंग्रेज अधिकारी। तो इन्होंने ये संदेश दिया, और जब इन्होंने ये संदेश दिया तो लोगों की उत्तेजना बढ़ी, उनको कुछ ज्ञान हुआ कि वास्तव में ही ये अंग्रेज तो हमारे धर्म को भी बदलना चाहते हैं। तो ये भी एक कारण था नसीराबाद में क्रांति होने का। नंबर 4 था, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया था और बाद में जब यह बात प्रकट हुई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। देखो साहब, अंग्रेजों को जब ये लगने लग गया कि भारतीय अब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ तक होने लग गया उनको, तो उन्होंने यूरोप से अपनी सेना मंगाई और वहीं से तोपें मंगाई, और ये बात भारतीय सैनिकों को नहीं बताई कि हमने वहां से सेना भी मंगाई है, तोप भी मंगाई है। जब हमारे भारतीय सैनिकों को इस बात के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने साहब इनके प्रति कुछ नफरत पैदा की, उनके अंदर इनके प्रति कुछ नफरत हो गई और वो उत्तेजित हो गए कि ये तो अंग्रेज तो बिल्कुल ही हमको कुछ समझ ही नहीं रहे। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 को बंगाल को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार को लूट लिया, जो डिपो था ना हथियारों का, उसको लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबारी की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट लॉग तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई। पर इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। अर्थात इन्होंने केवल 4 लोगों को ही मारा। इन्होंने 4 अंग्रेज अधिकारियों को भी मारा, बाकी और किसी को नहीं मारा। ये चाहते तो और अंग्रेज अधिकारियों को भी मार सकते थे। छावनी को तहस नहस करने के बाद
विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेजी पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेज परास्त हुए। और देखो, ऐसा कुछ करने के बाद 18 जून को, यानी 28 मई को तो आई थी, और 18 जून को ये सारे के सारे क्रांतिकारी और दिल्ली की ओर कूच कर गए, दिल्ली चले गए। और दिल्ली में फिर वहां इन्होंने जाकर के अंग्रेजी जो पलटन थी, जो सेना थी, उसको घेर लिया, उस पर आक्रमण किया, उसको हराया। नंबर 2, दूसरी जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, वो हुई थी नीमच में। नीमच में क्रांति। नंबर 1 नसीराबाद में, नंबर 2 नीमच में क्रांति। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते और उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की। इसके पश्चात क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे। वहां की जनता ने उनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक व आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। देखो, नीमच में जो क्रांति हुई थी, नीमच में बड़ी सफलता मिली क्रांतिकारियों को। और नीमच में जब क्रांतिकारियों को ज्यादा सफलता मिली तो क्रांति करने के बाद ये शाहपुरा की तरफ बढ़े और शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को बहुत मदद की। खाने के लिए भोजन दिया, ठहरने के लिए जगह दी, हथियार भी दिए और जनता ने भी बड़ा सहयोग किया। और ये देवली, टोंक, आगरा होते हुए जब ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो देवली, टोंक और आगरा की जनता ने भी इनका बड़ा आदर सत्कार किया क्रांतिकारियों का, और खुद भी इस इनकी क्रांति की जो सेना थी उसमें शामिल हो गए, क्रांतिकारियों में खुद शामिल हो गए। अब अगला नंबर है एरनपुरा व आहुआ की क्रांति। नंबर 3 एरनपुरा व आहुआ की क्रांति। एरनपुरा व आहुआ की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर की सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उन्होंने 21 अगस्त 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली को रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आहुआ पाली जिले में स्थित गांव था के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आहुआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेना लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आहुआ आ पहुंचे। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी। 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित किया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपों व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ में लग गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी लॉरेंस एक सेना लेकर स्वयं आहुआ आया। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ जिसमें लॉरेंस को पराजय का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर गए।
जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को भूला भी नहीं था, इसलिए आहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेजी। 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलुम्बर चला गया। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा तथा आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और वहां के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। अगला नंबर है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। मेवाड़ में क्रांति। देखो, आज जो प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, ये मेवाड़ थे पहले। क्या थे? मेवाड़। मेवाड़ में क्रांति। मेवाड़ में क्रांति। देखो, अभी मैंने आपको बताई थी, ये जो प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है, ये पहले, वैसे तो फिर पाली का भी भाग है, ये पहले मेवाड़ के नाम से जाने जाते थे। इस समय मेवाड़ की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध काफी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी, अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ ने तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स के कठोर रुख ने स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। इस समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था, अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सॉवर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सॉवर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। यहाँ तक कि सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसकी परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वो चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के विरुद्ध महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा, तब कप्तान सॉवर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसे उसकी जागीर से अपदस्थ कर राजपूतानों से निष्कासित कर दिया जाएगा। कप्तान सॉवर्स की धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए। देखो, मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह और अंग्रेजों के बीच समझौता हो गया और समझौता हो गया अर्थात मेवाड़ ने क्रांति से कोई नाता ही नहीं रखा, अपना क्रांति से मुंह मोड़ लिया। क्रांतिकारियों की कोई मदद नहीं की मेवाड़ ने। मेवाड़ के शासक ने और वहां की जनता से कहा कि अंग्रेज सैनिकों की कार्रवाई का सहयोग करें, अर्थात क्रांतिकारियों में शामिल नहीं हो, क्रांतिकारियों का विरोध करें। ठीक है, तो मेवाड़ पूरी तरह से उधार रहा क्रांति में। अब बारी आई है कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण यह था कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराज को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं तथा उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है, अतः वे ऐसे अफसरों को पदच्युत कर अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दें जिससे उन्हें उचित दंड दिया जा सके। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उसमें जयदयाल, रतनलाल,
जियालाल आदि प्रमुख थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव की फौज तथा फौज के अधिकारियों को प्रकट हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध में पागल हो गए और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। ठीक है साहब, यहाँ तक समझ में आई तुम्हारे में? कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों के इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई। देखो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, क्रांतिकारियों ने सब कुछ काम कर लिया था, संधि पत्र पर भी महाराज पर दस्तखत करा लिए थे, लेकिन महाराज तब तक तो क्रांतिकारियों की बात मानता रहा जब तक वो क्रांतिकारियों का अधीन था। और जैसे ही अंग्रेजों ने करौली से अपनी सैनिक सहायता कोटा के लिए भेजी, तो फिर महाराज उन शर्तों को मानने से मना करने लग गया। क्रांतिकारियों का फिर विरोधी हो गया। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उनमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यह स्थिति तब तक बनी रही जब मेजर H.B. रॉबर्ट नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से बाहर भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त किया जा सका। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। ठीक है साहब, अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज, और इसको पढ़ाएंगे कल। आज केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।